दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई में काम कर रहा था। दुबई में काम करने के दौरान उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो लड़का जो है अपनी पत्नी की याद में हमेशा खोया रहता है। इसी दौरान वो लड़का सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा लिया है। अब ऐसे में मैं जो हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। लड़का काफ़ी होनहार था, एक इलेक्ट्रीशियन था। दुबई में जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में वो कभी कभी हेड इलेक्ट्रीशियन का काम भी करता था। कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जो वो लड़का बड़ी आसानी से पूरा कर देता। नतीजा, कंपनी में उसकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी। कंपनी वाले उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन शादी होने के बाद से उसका काम में मन नहीं लगता और वो साफ तौर पर कह देता है अपने मालिकों से कि अब उसे जो है यहाँ नहीं रहना है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। मालिक कहते हैं कि अगर तुम चले जाओगे तो नुकसान होगा, क्यों ना तुम अपनी पत्नी को ही दुबई बुला लो। लड़का अच्छे से जानता था दुबई में औरतों के साथ क्या होता है। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, उस पर मालिकों की नज़र आ जाए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन मन डरने की वजह से उसकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आता है, वो तूफ़ान बहुत आगे तक चला जाता है। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से। उसका नाम था अनिल। अनिल मजदूरी करने गया था और फिर 10 सालों में उसे बहुत अच्छे से काम किया। यूपी के जौनपुर का रहने वाला अनिल 30 साल की उम्र तक इतने पैसे कमा चुका था कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीते। अब 30 साल हो चुके थे, पैसा काफ़ी ज़्यादा था। सोचा अब ज़िंदगी में एक जीवन साथी की ज़रूरत है, क्यों ना शादी कर ली जाए। वैसे हर 2 साल में जो है छुट्टी ज़रूर मिलती है। उसने सोचा इस बार छुट्टियों में जाऊंगा तो फिर माँ पापा से बात करके कोई ना कोई अच्छी सी लड़की से शादी कर ही लूँगा। वैसे भी वो दुबई में मजदूरी करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारे भारत में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि बच्चा विदेश में कमाता है और ख़ासकर दुबई में सेटल है। कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तो तैयार हो ही जाएगा। और बात करेंगे यूपी बिहार की, तो वहाँ तो आप सभी जानते हैं कि गरीबी कितनी है। और फिर वैसे भी पैसे वाला लड़का और दुबई में काम करने वाला कौन अपनी लड़की नहीं देगा। इसीलिए अनिल के माता पिता ने जैसे ही बात चलाई, जौनपुर में ही एक परिवार में अनिल का रिश्ता तय हुआ। लड़की का नाम था संध्या। संध्या काफ़ी खूबसूरत थी। अनिल और संध्या की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। संध्या काफ़ी खूबसूरत थी। अनिल उसे बहुत प्यार करता था। दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि समय जो है वो पंख लगाकर उड़ जाता है। कैसे 3 महीने का समय बीता, अनिल को पता ही नहीं चला और वो समय आ गया जो वो नहीं चाहता था, यानी कि उसके लौटने का समय। अब अनिल का मन नहीं था। उसके मन में ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है, अब मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन उसने वादा किया था और वो उस कंपनी में काम करता था, इसीलिए जाना उसकी मजबूरी थी। वो संध्या को अपने पीहर भेज देता है, छोड़ जाता है। उसके बाद वो दुबई चला जाता है। अनिल के दुबई जाने के बाद से अनिल लगातार संध्या से फ़ोन पे बात करता है। संध्या भी अनिल से बात करती है। संध्या कहती है, आप कहाँ चले गए, मुझे आपकी याद आ रही है, आप आ जाओ। ऐसे में अनिल भी यही सोचता है कि मेरी उम्र 30 साल हो गई है, अब ऐसे में मैंने पैसा भी कमा लिया है, अब मैं इतने पैसे का करूँगा क्या जब मैं अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा विचार करते हुए उसने संध्या से कहा कि जो तुम्हारी हालत है वही मेरी हालत है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो अपने बॉस के पास जाता है जो कि उसका इंजीनियर होता है। इंजीनियर से वो साफ तरीके से कह देता है, जिसका नाम होता है प्रभास रेड्डी। वो एक मद्रासी था, यानी कि भारत का रहने वाला, साउथ की तरफ का। वो काफ़ी अच्छा था। अनिल ने साफ तौर पर कह दिया कि सर,
अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया है। मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ अब आगे का जीवन बिताऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे छोटा मोटा कोई बिजनेस जो है वो खड़ा कर लूँगा। अब ऐसे में जो प्रभास रेड्डी था वो काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन अपने बड़े बड़े मालिकों को खबर देना भी तो उसकी जिम्मेदारी थी। इसीलिए प्रभास जाता है शेख के पास, जो कि उस कंपनी का मालिक था। प्रभास कहता है कि हमारे पास एक मजदूर है जो कि इलेक्ट्रिशियन है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन है। उसने कई साइडों पे बहुत अच्छा काम किया है। इतना मन लगाकर काम करने वाले मजदूर और खासकर मेहनती और भरोसेमंद बहुत कम मिलते हैं। अगर ये चला गया तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है। वैसे भी गल्फ कंट्रीज़ में इतना कोई नहीं आता और कोई इतने सालों तक नहीं टिकता। अब ऐसे में शेख को भी टेंशन हुई। शेख ने कहा ये बात भी सच है, अगर ऐसे ही लोग जाते रहे तो क्या होगा। कारण पता चला कि वो अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि अभी अभी उसकी शादी हुई है। वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। अब ऐसे में शेख ने एक रास्ता निकाला। शेख ने कहा अनिल को जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना उसकी पत्नी को ही दुबई बुला लिया जाए। लेकिन एक मजदूर की पत्नी को दुबई बुला लिया जाए, ये कुछ बड़ी बात ना हुई। अब ऐसे में जो प्रभास रेड्डी था उसने भी सोचा ठीक है कुछ करते हैं। लेकिन आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज़ में नियम बड़े सख्त होते हैं। ऐसे मज़दूरों की पत्नियां अगर दुबई में आने लगी तो वहाँ की जो डेकोरम है वो बिगड़ जाएगी, वहाँ का जो एक ग्राफ होता है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए मज़दूर अपनी पत्नियों को दुबई नहीं ले जा सकते। वहाँ के नियम कानून काफ़ी ज़्यादा है, ये बात सभी को पता थी। वहाँ अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपके पास बड़ी डिग्री है और आपकी मंथली सैलरी जो है 2 से 4 लाख है, तो ही आप अपने परिवार को ले जा सकते हैं। बाकी मजदूर अपने परिवार को नहीं ले जा सकता। और अनिल जो था वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन था। अब क्या किया जाए, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। प्रभास रेड्डी जो कि पेशे से इंजीनियर था, काफ़ी तगड़े दिमाग का था, उसने एक जाली डिग्री बनवाई अनिल के नाम की और उस जाली डिग्री के आधार पर उसे पक्का इंजीनियर की डिग्री पा चुका था। यानी कि वहाँ रहने के लिए एक रिस्पेक्टिव जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो अनिल के पास थी। फर्जी थी, लेकिन उन्होंने जो डिग्री बनवाई थी वो बिल्कुल असली थी। यानी नकली डिग्री है पर असली है। जैसे ही उस डिग्री को लेकर सरकारी कार्यालयों में ले जाया गया, तुरंत ही वो पास हो गई और उसके बाद अनिल की पत्नी को दुबई बुला लिया गया। अनिल अपनी पत्नी संध्या को लेने के लिए जो है वो चला गया अपने गांव और 2-4 दिन में संध्या को लेकर दुबई आता है। रास्ते में उसकी पत्नी काफ़ी खुश होती है दुबई जाने के नाम से। उसे पता ही नहीं था कि दुबई जाने के बाद उसके ऊपर क्या कहर ढाने वाला है, क्या मुसीबतें आने वाली है। वो तो खुश हो रही थी कि मैं दुबई जा रही हूँ। वो पहली बार प्लेन में बैठी थी, वो भी इतने लग्जरी। उसके बाद वहाँ का खाना पीना और दुबई सिर्फ उसने टीवी में देखी थी, बड़ी बड़ी इमारतें। वो जैसे ही दुबई पहुँचती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वैसे भी दुबई तो अमीरों का देश है, शेखों का देश है, तो यहाँ तो हर फैसिलिटी है कंपनी की तरफ से। अनिल को 2 फ्लैट वाला जो है वो घर मिल जाता है, जिसमें वो अपनी पत्नी संध्या के साथ शिफ्ट हो जाता है। उसे 5-6 दिन की छुट्टियां और मिलती है, जिससे कि वो अपने घर को पूरी तरीके से सेट करे। अपने फ्लैट में अनिल जो है अपनी पत्नी को अच्छे से सेट करता है और देखते देखते 10 दिन की छुट्टियां भी बीत जाती हैं। उसके बाद कुल मिलाकर अनिल अपने काम पर लौट जाता है। जैसे ही अनिल अपने काम पर लौटता है उसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। संध्या उसके साथ थी, अपनी ज़िंदगी वो सेट कर चुका था, लेकिन अब होना था कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक, कुछ जो अनिल ने सोचा ही नहीं था। दरअसल प्रभास रेड्डी जिसने सब कुछ किया था, वो जो उसका बॉस था, वो जो सबसे बड़ा इंजीनियर था, उसी की वजह से तो अनिल पूरी तरीके से सेट हुआ था और वो भी इंडियन ही था। तो ऐसे में प्रभास रेड्डी अनिल से कहता है भाई अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारा घर बस गया, तुम अच्छे से सेटल हो गए, अब तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अनिल की आंखों में प्रभास रेड्डी के लिए बहुत इज्जत थी। वो
प्रभास को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन अनिल के मन में शुरू से ही एक डर था, और वो डर भी वाजिब था कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ होती है, यहाँ औरतों के साथ कुछ भी हो सकता है। बेगानी कंट्री, बेगाना देश, कोई सुनने वाला नहीं। अब ऐसे में वो यही चाहता था कि संध्या जो कि इतनी खूबसूरत थी, उससे सभी को दूर रखा जा सके। इसीलिए उसने कहा, हाँ सर, मैं सेट तो हो गया हूँ, ठीक है, अभी गृहस्थी जो है जम रही है। प्रभास कहता है, भाई पार्टी वार्टी नहीं दोगे? अनिल कहता है, ये भी कोई बात हुई, आप बोलिए कहाँ आपको पार्टी चाहिए, मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभास कहता है, मुझे बाहर पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना तो हम रोज़ खाते हैं। अब तो हम भाभी जी के हाथ का खाना खाएंगे और मुंह दिखाई भी करेंगे। अब जाके अनिल के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ। मालिक की नज़र कहीं पत्नी पे ना पड़ जाए। मना नहीं कर सकते, क्योंकि पराई कंट्री, ऊपर से पत्नी को भी ले आया, कोई मुसीबत हो गई तो निकलना मुश्किल होगा। अनिल मना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे पूछा कि सर, घर का क्या खाना, अनपढ़ गवार औरत है, बनाना भी नहीं आता। आप कहें उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में आपको पार्टी दे देता हूँ। प्रभास कहता है, नहीं, हमें घर का खाना खाना है। ऐसा कहते हुए आखिरकार अनिल ने कहा, आप कब आओगे? उसने कहा, जब वीकेंड की छुट्टी होगी उस दिन हम आएंगे। वीकेंड की छुट्टी थी। सुबह से ही अनिल और उसकी पत्नी संध्या तैयारियों में जुटे थे। तरह तरीके के पकवान बनाए गए। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मेहमानों की खातिरदारी की व्यवस्था की गई। खाने से लेकर पीने का इंतज़ाम भी किया गया। अब समय आया जब प्रभास रेड्डी उनके घर आया। प्रभास के साथ 2 और दोस्त थे, जो कि शेख थे, जो दुबई के ही रहने वाले थे, पैसे वाले थे। अब ये तीनों जो है घर के अंदर आते हैं। अनिल उनका स्वागत करता है, उनकी अच्छे से आवभगत करता है। खाने की मेज़ तैयार कर दी जाती है। तरह तरह का खाना परोसा जाता है। पीने का इंतज़ाम भी होता है। खाना और पीना आधी रात तक चलता है। 12 बज जाते हैं। अब ऐसे में अनिल सोचता है, चलो जान छूटी, अब ये जाएंगे। जाने का समय आया। सभी ने काफ़ी शराब पी रखी थी, लेकिन चूँकि प्रभास रेड्डी जो था वो संध्या को देखना चाहता था। उसने अनिल से कहा कि भाई, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो तो होना चाहिए, यानी कि बहू की मुंह दिखाई तो हम करके रहेंगे। अब ऐसे कहते हुए अनिल ने कहा कि नहीं, गांव की गवार औरत है, घूंघट में रहती है, क्यों देखना गांव की औरतों को। प्रभास ने कहा, नहीं चलेगा इससे बात, मुझे तो बहू को देखना ही देखना है। गांव की हो, अनपढ़ हो, घूंघट में रहे, लेकिन मुझे देखना है। चूँकि ये काफ़ी नशे में थे। उसके साथ 2 अमीर शेख भी थे। अगर कुछ ना नुकुर होती तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती। नहीं चाहते हुए भी उसने संध्या को बुलाने की आवाज़ दी। संध्या नहीं आई तो अनिल खुद गया। अनिल ने कहा, कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता था कि ये तुम्हारा चेहरा देखे, लेकिन अब तुम्हें चलना पड़ेगा। जैसे ही संध्या पहुंची, वो संध्या की खूबसूरती को देखकर अजीब सा पिघल गया। अब उसने संध्या से कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, जितना अच्छा खाना बनाती हो इतनी ही तुम खूबसूरत भी हो। और वो अपनी जेब से एक सोने की चेन निकालता है और वो चेन हाथ में लेकर संध्या के हाथ को पकड़ता है और मुंह दिखाई में वो चेन दे देता है। अनिल कहता है, सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रभास कहता है कि नहीं, पहली बार है, मुंह दिखाई है, हम सभी भारतीय हैं, देना बनता है। अब अनिल को टेंशन हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग रात की 2 बजे तक चले गए। संध्या और अनिल ने खाना खाया। उसके बाद अनिल ने सोचा, चलो जान छूटी, एक बार था, आ गए चले गए, अब कोई टेंशन नहीं है। सुबह हुई। जैसे ही अनिल काम के लिए निकला, संध्या ने कहा, देखो एक बात बताऊं, कल जो लोग आए थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका देखना और छूना भी मुझे पसंद नहीं था। मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है। दोबारा ऐसे लोग अपने घर पर नहीं आने चाहिए। ऐसा संध्या ने अनिल से कहा। अनिल तो खुद जानता था कि ना आए तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसने सोचा, कौन से रोज़ रोज़ आएंगे। ऐसा सोचकर वो आ जाता है अपनी कंपनी में। जैसे ही आता है, प्रभास रेड्डी बड़ा मुस्कुराता है, खुश होता है और कहता है, भाई अनिल, तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है। जितनी ज़्यादा वो खूबसूरत है उतना ही अच्छा खाना भी बनाती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर हर वीकेंड पर आना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा।
अब तो अनिल के पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो तो सोच रहा था एक बार का मामला है, यहाँ तो प्रभास रेड्डी हर वीकेंड यानी हर शुक्रवार का खाना उनके घर पर तय कर चुका था। आज सुबह ही तो संध्या ने कहा था कि ये लोग दोबारा नहीं आने चाहिए, और अभी ये कह रहा है कि हर शुक्रवार को हम तुम्हारे घर पर खाना खाएंगे। ये बात संध्या को बता दें। अब अनिल क्या करता? अनिल फंस चुका था। उसने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, वो काम पर लग गया। उसने कहा शुक्रवार आएगा तो देखूंगा। शाम को वो घर गया तो डर के मारे उसने अपनी पत्नी संध्या को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब क्या करे। दूसरा दिन आया और फिर उसके बाद अनिल जो है वो दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिशियन का काम देखने के लिए गया हुआ था। पीछे से प्रभास रेड्डी उसके घर आ जाता है। अब संध्या दरवाज़ा खोलती है। अचानक प्रभास रेड्डी को देखकर डर जाती है। प्रभास रेड्डी जो कि संध्या को देखता है मुस्कुराता है। संध्या डर के मारे पूछती है, सर आप यहाँ कैसे? वो तो अभी घर पर नहीं है, तो आप जो है उनसे मिलने आए हैं तो आप नहीं मिल पाएंगे। प्रभास रेड्डी ने कहा, मैं उनसे मिलने नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे तो पता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर है, घर पर नहीं है। अंदर नहीं बुलाओगी? अब क्या करे? संध्या डर के मारे काँप रही थी। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने बदतमीजी की तो हो सकता है कि ये उनको नुकसान पहुंचाए। ऐसा सोचकर, अनिल के बारे में सोचकर उसने जो है प्रभास रेड्डी को अंदर बुलाया। वो सोफे पर बैठा। अब संध्या तुरंत अंदर जाती है, फ़ोन निकालती है और अपने पति अनिल को फ़ोन लगाती है और अनिल से कहती है, आपका बॉस प्रभास रेड्डी अचानक घर आ चुका है और आप जल्दी से घर आ जाओ। ऐसे में अनिल कहता है, मैं तो काफ़ी दूर हूँ, मैं बहुत दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, मुझे आने में समय लगेगा। संध्या कहती है, मैं नहीं जानती, जैसे भी हो आपको आना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए अनिल कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। अब उससे बात हो चुकी थी। इधर वो बाहर आती है तो देखती है कि प्रभास रेड्डी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। संध्या उसे रोता हुआ देखकर डर रही थी। उसने ना वो प्रभास के पास गई, ना उसने प्रभास से कुछ कहा। जब रोते रोते उसे आधा घंटा हो गया तो उसने सिर्फ इतना कहा कि सर आप क्यों रो रहे हो। जैसे ही उसने ये बात सुनी वो और दहाड़े मारकर रोने लगा। रोते रोते उसे 1 घंटा हो गया। इतने में तो अनिल भी आ गया। अनिल ने कहा संध्या से, ये क्या हो गया, सर क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, मुझे क्या पता सर क्यों रो रहे हैं, जब से आए हैं रो ही रहे हैं। अब ऐसे में वो पूछता है, सर क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? रोते हुए वो कहता है कि तुम्हारे घर को, तुम्हारी गृहस्थी को देखकर, संध्या को तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। मैं पैसे कमाने में लगा रहा, अपनी पत्नी के फ़ोन का जवाब नहीं देता था, उसे समय नहीं देता था। आज मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, पर मेरी पत्नी मुझे छोड़ चुकी है, दूसरी शादी कर चुकी है। मेरे ना माँ बाप हैं ना रिश्तेदार हैं। तुम्हारी पत्नी को देखकर मेरे भी मन में विचार आया कि मेरी भी एक गृहस्थी हो, मेरा भी एक परिवार हो। मैं संध्या से मिलने आया था इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि संध्या की अगर कोई बहन हो तो मेरी भी शादी करवा दो। अब अनिल कुछ और सोच रहा था, ये कुछ और निकला। उसने कहा, सर आपकी उम्र तो 40 पार हो चुकी है, आपको लड़की मिलेगी कहाँ? इतने में संध्या उछल पड़ी। संध्या ने कहा, मेरी एक चचेरी बहन है रेखा, जो डिवोर्सी है, 35 साल की है, अगर सर कहें तो मैं बात चलाऊं। तो प्रभास रेड्डी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ चलेगी, अंधी गूंगी लूली लंगड़ी कुछ भी चलेगी, पर चलेगी। अब ऐसे में अनिल और संध्या ने तुरंत गाँव बात की। रेखा के लिए तुरंत जो है वो प्रभास रेड्डी के बारे में सब कुछ बताया, और इधर संध्या ने जो है वो अपनी माँ से भी कहा लड़का अच्छा है। और इस तरीके से जो है अब रेखा को इंजीनियर वीज़ा पे बुलवा लिया गया, क्योंकि प्रभास रेड्डी इंजीनियर था, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। रेखा आ जाती है। अब चूँकि जो अनिल था उसका 2 BHK का फ्लैट था, तो नीचे के फ्लैट में प्रभास और रेखा रहने लगे। पहले दोनों लिव इन में रहने लगे। रहते रहते 1 साल हो गया। उसके बाद प्रभास रेखा के साथ गांव गया। गांव के एक मंदिर में प्रभास और रेखा ने शादी कर ली। अब संध्या और अनिल की ठीक नीचे के फ्लैट में जो है वो प्रभास और रेखा रहने लगे। समय बीता, जहां प्रभास और रेखा के 2 बच्चे हुए। प्रभास ने करोड़ों रुपए कमाए थे, मद्रास में उसका घर भी था। वहीं अनिल और संध्या के भी 2 बच्चे हुए। लेकिन
चूँकि प्रभास की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी। एक दिन अचानक से प्रभास की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी पत्नी रेखा टूट जाती है। अनिल जो है पूरे परिवार को लेकर फिर से जो है यूपी आ जाता है, यानी जौनपुर आ जाता है। रेखा प्रभास के घर मद्रास जाती है। उसका मन वहाँ नहीं लगता, वो कुछ समय रहती है। उसके बाद प्रभास के करोड़ों रुपए जो है वो रेखा के नाम थे ही, क्योंकि प्रभास को पहले ही पता था कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी रेखा के नाम कर देता है। इधर प्रभास की जो मद्रास वाली ज़मीन जायदाद थी वो रेखा बिकवा देती है। उसके भी पैसे रेखा के पास आ जाते हैं। ऐसा देखा जाए तो भगवान की दया से रेखा के पास करोड़ों रुपए थे, कमी थी तो सिर्फ प्रभास की। इसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सभी गांव में सेटल हो जाते हैं। और जैसा कि अनिल प्रभास के बारे में सोचता था, इसका उल्टा हुआ और वाकई में प्रभास काफ़ी अच्छा इंसान था। वैसे आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।